हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th क्लास का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊँ। इसके पहले पहला चैप्टर में करा दिया है, लेकिन बहुत से छात्रों ने अभी अपना होमवर्क में दिखाया नहीं है। तो जिन छात्रों ने वर्क कंप्लीट कर लिया हो वो हमें व्हाट्सएप कर दें उसकी फ़ोटोकॉपी, जिससे हमें पता चल जाए कि आपने वर्क कर लिया है नहीं। ठीक है, तो आज सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की श्रेणी में सबसे पहले अरिस्टोटल ने इसको एनाइमा और एनाइमा बांटा। एनाइमा मीन्स ऐसे प्राणी जिनमें आरबीसीज पाए जाते थे उन्हें एनाइमा, और जिनमें आरबीसीज नहीं पाए जाते उनको एनाइमा बांटा। एक वैज्ञानिक हुई प्लाई ने उनको फ्लाइट होने वाले और ना होने वाले ग्रुपों में बांटा, फ्लाइट डेड बर्ड्स। लेकिन वास्तव में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया वो अरिस्टोटल ने दिया, अरिस्टो ने, और उसको विधिवत कैटेगराइज किया। तो इसमें सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है उसकी डेफिनेशन जरा एक बार देखें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसीजर, मीन्स एक वैज्ञानिक तरीका है ऑफ अरेंजिंग, माने विधिवत करने का, अरेंज करने का ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप में बांटने का एक वैज्ञानिक तरीका। किस आधार पर? ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी, उनकी समानताएं और असमानताओं के आधार पर बांटना। एंड प्लेसिंग द ग्रुप्स इन हायरार्की ऑफ कैटेगरी, कैटेगरीज वाइज बांटने में उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर उनको ग्रुप और सब ग्रुप में विभाजित करना, बांटना, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब इस क्लासिफिकेशन की जो मेन है वो उन्होंने, अरिस्टोटल ने इसको प्लांट्स में और एनिमल्स दो ग्रुप में बांटा। प्लांट्स को इन्होंने पुनः तीन कैटेगरी बांटा, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स मीन्स शाखी पौधे, और श्रब्स मीन्स झाड़ियां, और ट्रीज माने टॉल, लंबे पेड़। तीन वर्गों में इसको प्लांट्स को बांटा। और इसी प्रकार से एनिमल्स को भी उनके हैबिटेट के आधार पर तीन कैटेगरी बांटा, एयर ड्वेलर्स, लैंड ड्वेलर्स एंड वाटर। यानी उनके हैबिटेट के आधार पर एयर में, लैंड में और वाटर में पाए जाने वाले प्राणियों को उन्होंने तीन कैटेगरी में बांटा। इस तरह से अरिस्टोटल ने जो पहला क्लासिफिकेशन किया उसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दो ग्रुप में बांटा, और प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज में बांटा, और एनिमल्स को एयर, लैंड एंड वाटर ड्वेलर्स में बांटा उनकी हैबिटेट के आधार पर। इस तरह से पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था अरिस्टोटल ने वो ये था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की आपको हम अभी दोबारा दूसरे वीडियो में बताएंगे। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन बताया था। इसके बाद जो दूसरा टू किंगडम क्लासिफिकेशन है इसके बारे में आपको बताएं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले प्रपोज्ड बाय लीनियस 1758। इसको लीनियस ने प्रपोज किया था 1758, और इन लीनियस महाशय ने इसको प्लांटी और एनिमेलिया दो किंगडम्स बांटा। प्लांटी मीन्स प्लांट किंगडम और एनिमेलिया माने एनिमल किंगडम। इन्होंने तो दो किंगडम, पहला हुआ प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम ने क्या क्या रखा? बैक्टीरिया रखा, साइनोबैक्टीरिया, फंगी, मॉसेस, फर्म्स एंड प्लांट्स। इतनी चीजें इन्होंने इसमें रखी। प्लांट बैक्टीरिया भी उसी में रखा और प्लांट्स भी उसी में रखे।
और इन्होंने ये बताया कि प्लांट्स किंगडम में जो चीज़ें रखी हैं उनके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो बताया उन्होंने। तो कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। उन्होंने बताया कि इसमें सेल वॉल पाई जाती है और एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन मीन्स इनमें लोकोमोशन नहीं होता है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, लेकिन ये एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई होते हैं उसको रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कोई पौधा है वो मूव नहीं कर रहा लेकिन उसमें स्टिमुलाई हो रही है, अगर कहीं प्रकाश है तो उसका प्रकाश की ओर मुड़ना, तो ये स्टिमुलाई को शो करता है। तो इन्होंने प्लांट किंगडम में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगी, मॉसेस, फर्न्स एंड प्लांट्स रखे और कैरेक्टर्स में उन्होंने बताया कि इनमें सेल वॉल पाई जाती है और लोकोमोशन नहीं पाया जाता, लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलाई अवश्य पाया जाता है। वहीं दूसरी उन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में बताया। एनिमल किंगडम में इन्होंने क्या क्या रखा, प्रोटोजोन्स भी रखे, इनवर्टिब्रेट्स रखे और वर्टिब्रेट्स। प्रोटोजोन्स मीन्स एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और इनवर्टिब्रेट्स माने जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वो भी इसमें रखे उन्होंने, और वर्टिब्रेट्स माने जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो भी इसी में रखे। कुल मिला के इन्होंने प्रोटोजोन्स, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को मिलाकर के एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को नाम दिया एनिमल किंगडम या एनिमेलिया। अब इसके बाद कैरेक्टर्स इसमें उन्होंने बताया कि इसमें सेल वॉल पाई जाती थी, लेकिन एनिमल किंगडम में जो जंतु पाए जाते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। और कौन कौन सी पाई जाती हैं, प्रेजेंस ऑफ लोकोमोशन, इनमें लोकोमोशन पाया जाता है क्योंकि इनमें लोकोमोटिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो लोकोमोशन ही होती है माने दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो लोकोमोशन भी होता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और बाह्य वातावरण के प्रति में उद्दीपन की क्षमता होती है, माने ये स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और तीसरा आवश्यक जो सबसे मुख्य है वो इन्होंने बताया कि डिपेंड्स ऑन देयर ऑर्गन्स फॉर फूड, ये दूसरे ऑर्गन के ऊपर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो वो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर रहते हैं, माने ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, ये जो है दूसरों पर निर्भर करते हैं। इस तरह से पहले क्लासिफिकेशन में हमने बताया था, अरिस्टोटल ने क्या बताया था, और क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन बताई थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। इसमें हमने आपको टू किंगडम क्लासिफिकेशन बताया जो कि लीनियस ने 1758 में दिया था। इसके आगे अभी अगले वीडियो में आपको हम और भी क्लासिफिकेशंस बताएंगे और जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। इतना आप कंप्लीट कर करके हमें आप दिखाइए, इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले क्लास में बताएंगे। थैंक्स। हेलो बच्चों, 3 किंगडम्स क्लासिफिकेशन, इसके पहले हम लोग 2 किंगडम्स क्लास में पढ़ा था, उसमें कुछ कमियां रही थी, इसको 3 किंगडम्स क्लासिफिकेशन में दूर किया गया, और इसमें भी कुछ आए जो कमी रहेंगी वो आगे 4, 5 और 6 किंगडम जाएगा। तो 3 किंगडम्स क्लासिफिकेशन इसको सबसे पहले दिया था अर्नस्ट हैकेल ने 1886 में, और इन्होंने प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा 3 किंगडम्स बांटा। प्लांटी में तो इन्होंने मॉसेस रखे, फ्यूनरिया है, फर्न्स हैं, डायोप्टेरस है,
ब्रायोफाइट्स हैं, रिक्सिया मार्केंसिया है, जिम्नोस्पर्म है, साइगोस्पाइनस है, एंजियोस्पर्म है, ये सही फ्लोएम प्लांट्स हैं। ये इन्होंने रखे प्लांटी में। और एनिमेलिया के अंतर्गत इन्होंने सिर्फ 2 चीजें ली, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स मीन्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, और वर्टिब्रेट्स मीन्स जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है मुख्य रूप से। तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स लिए एनिमल, ये दोनों डिस्टेंस क्लियर है। बट प्रोटिस्टा में इन्होंने रूप मेरा जोड़ा ले लिया, एक हिसाब से इसको हम कह सकते हैं ये सब कुछ। देखो उधर फंगी भी रखा इन्होंने, प्रोटोजोन्स भी रख दिए, एल्गी भी रखा, बैक्टीरिया भी रखा, स्लाइम मोल्ड्स भी रखे। तो एक हिसाब से इसमें बहुत सारी चीजें मिली जुली हैं। कोई प्रॉपर का यानी जब कोई करैक्टर नहीं मैच कर रहा तो उन्होंने सबको प्रोटिस्टा रख दिया। प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा जो भी उन्हें नहीं क्लियर हुआ उन्होंने इसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो इन्होंने 3 को बनाए, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। अब देखो प्रोटिस्टा में फंगी है, प्रोटोजोन्स भी हैं। अब इसमें मुख्य रूप से ये तो सब मल्टीसेलुलर्स हैं, इसमें प्रोटोजोन्स है, यूनिसेलुलर भी है, एल्गी है, बैक्टीरिया जो ना प्लांट की श्रेणी में आ रहा ना एनिमल की श्रेणी में आ रहा, तो इसको भी रख दिया इन्होंने। इस तरह से प्रोटिस्टा में इन्होंने क्लियर नहीं किया कि कौन कौन से रखना चाहिए, जो बचे उन्होंने सारे प्रोटिस्टा में डाल दिए। इस प्रकार इनके क्लासिफिकेशन में ये चीज क्लियर नहीं हुई कि इन्होंने प्रोटिस्टा में फंगी और प्रोटोजोन्स को एक साथ कैसे रखा और क्यों रखा। बैक्टीरिया का भी कोई विशेष रीजन नहीं था, उन्होंने सिर्फ 3 को बना दिए और प्लांट एनिमल का जो भी बचा उन्होंने प्रोटिस्टा के अंतर्गत उसको डाल दिया। तो कुल मिला के यह है कि इनके क्लासिफिकेशन में भी कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो वो कमी ड्रॉबैक्स ऑफ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम आपको बताते हैं कि इनमें कौन कौन सी वो कमी है जो रह गई हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। और उसी दूर करने के प्रयास में वो आगे उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से आगे भी क्लासिफाइड किया गया, क्योंकि इनके क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां रह गई थी। वो कमियां कौन कौन सी हैं? पहली कमी है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रखा गया, मतलब उनको सेपरेट नहीं दिया गया। अब देखो प्रोकैरियोट्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो और कैरी ऑन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे जंतु जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस माने आदि केंद्रक पाया जाता। आदि केंद्रक का मतलब है कि इनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, अर्थात जो डीएनए मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में एम्बेड रहता है, अलग से उसको हम नहीं पहचान सकते, केवल उसी साइटोप्लाज्म के अंदर वो एम्बेड रहता है। तो वो कहलाता है, इस टाइप का न्यूक्लियस है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस या प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोन। दूसरा है यूकैरियोटिक, यू मीन्स यूकैरियोन। यूकैरियोन माने डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, वो यूकैरियोट्स में आता है। तो इन्होंने क्या किया, दोनों को, प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया, इनको सेपरेट नहीं किया। एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक इनकी क्लासिफिकेशन का है। और दूसरा ड्रॉबैक का है कि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एक साथ प्रोटिस्टा में रख दिए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों को उन्होंने एक साथ प्रोटिस्टा में रख दिया। ये इनकी क्लासिफिकेशन का दूसरा ड्रॉबैक है जो नहीं होना चाहिए, एक साथ प्लेस कर दिया उन्होंने। इसका मतलब इसको हमें आगे और क्लासिफाई करना पड़ेगा, तो अगले वीडियो में आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसको आप नोट करके हमें दिखाइए। थैंक्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम का जो अंतर है वो इसमें मोनरा और जुड़ गया। तो इस क्लासिफिकेशन को सबसे पहले कोपलैंड ने दिया था 1956 में।
और इन्होंने जो 3 किंगडम थे उनमें एक नया मोनेरा और जोड़ा। इस प्रकार से 4 किंगडम कौन कौन से हो गए? पहला प्रोटिस्टा, दूसरा मोनेरा, तीसरा प्लांटी, चौथा एनिमेलिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में चारों किंगडम थे। अब देखें एक एक किंगडम के अंतर्गत इन्होंने किस किस को रखा है। प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या रखा? प्रोकैरियोट्स हैविंग न्यूक्लियस। इन्होंने इसमें वो प्रोकैरियोट रखे जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और मोनेरा में इन्होंने रखा प्रोकैरियोट जिनमें न्यूक्लियस दिखाई देता, माने प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस दिखाई देता पाया जाता है, डीएनए मटेरियल उसमें एम्बेड रहता है साइटोप्लाज्म में, तो वो इन्होंने रखा किसमें? मोनेरा में रखा। अब इसके पहले मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर है, तो अब इसको दोबारा नहीं हम एक्सप्लेन करेंगे। अब तीसरा इन्होंने रखा प्लांटी। प्लांटी में उन्होंने क्या रखा? मेटाफाइटा, माने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स, बहुकोशिकीय प्लांट्स जिनमें डेवलप केंद्रक या वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, वो रखा प्लांटी। और एनिमेलिया के अंदर रखा इन्होंने मेटाजोआ, माने इसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स आते, माने इसमें भी इन्होंने वो एनिमल्स रखे जिनमें डेवलप केंद्रक पाया जाता है। इसमें भी वास्तविक केंद्रक पाया जाता है और इनमें भी पाया जाता है वास्तविक केंद्रक, लेकिन सिर्फ इसका एक एक्स्ट्रा क्लास उन्होंने बनाया है मोनेरा। मोनेरा ही एकमात्र ऐसा किंगडम है जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। मीन्स उसमें केंद्रक होता तो है लेकिन केंद्रक वो शो नहीं होता, दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो केंद्रक का जो डीएनए मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में एम्बेड रहता है, तो उसको हम मोनेरा के अंतर्गत पेश करते हैं। इस प्रकार से ये जो 4th किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसको कोपलैंड ने 1956 लिया था, उसके जरा एक बार समरी है, आप देख लीजिए, सुन लीजिए ढंग से। तो दिस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन proposed by Copeland 1956, the new kingdom was मोनेरा। इन्होंने मोनेरा किंगडम को और इसमें ऐड किया। इस प्रकार से the 4 किंगडम क्लासिफिकेशन includes प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्रोटिस्टा मीन्स प्रोकैरियोट्स हैविंग न्यूक्लियस, ऐसे प्रोकैरियोट्स जिनके अंतर्गत न्यूक्लियस दिखाई देता, हम इसको बाहर से देखकर पहचान सकते हैं। मोनेरा में उन्होंने वो रखे जो जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, माने वो उसका जो डीएनए मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में फंसा रहता है। प्लांटी में उन्होंने ऐसे रखे प्लांट्स जो मल्टीसेलुलर भी हैं, यूकैरियोटिक भी हैं, मतलब इनमें वास्तविक केंद्र पाया जाता है, अर्थात मेटाफाइटा वर्ग के प्लांट्स रखे उन्होंने। और एनिमेलिया में मेटाजोआ माने मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक एनिमल्स रखे। तो ये आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले वीडियो में आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक्स।